Reason number one, because you worship authority without questioning. हम सभी इंडियंस को बचपन से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया है। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो अपने पेरेंट्स से मत पूछो, कोई भी क्वेश्चन आए तो टीचर्स से मत पूछो, कोई भी क्वेश्चन आए तो गवर्नमेंट से मत पूछो। एंड तुमने ये अपने आसपास देखा होगा, तुमने ये अपने लाइफ में महसूस किया होगा कि तुम्हें अनुमति नहीं है कि तुम कुछ स्पेसिफिक लोगों से सवाल पूछ पाओ, इवन इफ योर क्वेश्चंस आर लेजिटिमेट। बट हमारी सोसाइटी में क्वेश्चन पूछना ही मना है, क्वेश्चन पूछने के ऊपर ही पाबंदी है। पता नहीं क्यों कि हमारी सोसाइटी को लगता है कि अगर हम लोग सवाल नहीं पूछते, अगर हम लोग बड़ों से क्वेश्चन नहीं पूछते तो हम लोग एक मॉरल ह्यूमन बीइंग है। पर क्या ये सच है? अगर तुम कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, अगर तुम ज़िंदगी में कभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे, तो फिर तुम एक मॉरल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, तुम बस एक बच्चे ही रह जाओगे इन अ मैन्स बॉडी, विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर यू। क्योंकि तुम्हारी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और तुम एक जगह ही स्टक रह जाओगे। और यही पास कांट आते हैं, इमैनुअल कांट आते हैं अपनी फिलॉसफी के साथ। वो कहते हैं डेयर टू नो, डेयर टू थिंक फॉर योरसेल्फ। कांट ये मानते थे कि रियल मैच्योरिटी, एक इंसान के अंदर रियल मैच्योरिटी तब आती है जब वो अपने क्वेश्चनिंग के लिए स्टैंड लेता है, जब वो अपने क्वेश्चनिंग के ऊपर फोकस करता है। वो ये नहीं सोचता कि उसके सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, उसके घर वाले क्या कहेंगे, उसके बाहर वाले क्या कहेंगे, गवर्नमेंट क्या कहेगा, वगैरह वगैरह। वो बस अपनी पूरी की पूरी फोकस अपने ग्रोथ के ऊपर लगाता है और वो क्वेश्चनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने खुद के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट के ऊपर, अपने माइंड की डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है, क्योंकि उसको पता है ये सोसाइटी मेरी कोई मदद नहीं करेगी इस चीज़ में, तो ये काम मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। और यहीं पे तुम्हें सबसे पहला तमाचा मिलता है इमैनुअल कांट की तरफ से कि तुम्हें अथॉरिटी को वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आजू बाजू के लोगों से क्वेश्चन करने की, खुद से क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न नंबर टू, बिकॉज यू ट्रीट वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स। आज खुद से ही एक बहुत ब्रूटल, एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट सवाल पूछो। लास्ट टाइम वो कब था जब तुमने किसी औरत को इस नज़र से देखा हो कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिससे तुम अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सकते हो? जस्ट बी ऑनेस्ट, यहाँ पर तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला। यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी एंड कन्फेस टू एवरीवन कि लास्ट टाइम वो कब था जब तुमने एक वुमेन को सिर्फ इस नज़र से देखा हो कि वो तुम्हारी डिज़ायर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकती है। एंड दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मर्दों को ये बचपन से सिखाया ही नहीं जाता कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। उन्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन और एडमिरेशन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता रहता, तो बस वो ज़िंदगी भर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं। और अब तो पॉर्न आ गया है, अब तो सॉफ्ट पॉर्न आ गया है अपने सोशल मीडिया पे, तो अब ये चीज़ें और ज़रा एस्केलेट हो रही हैं, क्योंकि बचपन से ही एक मर्द एक औरत को इसी नज़र से देख रहा है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में औरत और मर्द को साथ में नहीं रहने दिया जाता बचपन से, और इसके वजह से एक बहुत क्लियर गैप हमें दिखता है कि हाउ अ मैन इज़ नॉट एबल टू टॉक टू अ वुमन। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो एक फैंटेसी डेवलप करने लग जाता है, वो अपने दिमाग में ऐसी कहानी जड़ने लगता है कि पता नहीं वुमन क्या है, वुमन ये है, वुमन कोई ट्रेजर है। इसके वजह से ऑब्जेक्टिफिकेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। और यही पास कांट आके एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं, सारे ह्यूमंस को एक ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जाए। तुम्हें लोगों को कंपैशन से साथ ट्रीट करना चाहिए, तुम्हें लोगों को लोगों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। तुम्हें ये जो जेंडर बायस है वुमेन के खिलाफ, वो तुम्हें अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। और इमैनुअल कांट इसमें तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हें मोरालिटी सिखाएंगे। क्योंकि तुम अगर वुमेन को सिर्फ तुम्हारी डिजायर्स को फुलफिल करने का एक तरीका ही मान रहे हो, पर तुम उन्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो,
तो तुम यहाँ पास मोरालिटी को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ रहे हो। तो हमने मोरालिटी को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक दे रहे हो, विच इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि मोरालिटी इज़ वॉट कीप्स अस ह्यूमन। तो तुम्हें अपनी मोरालिटी से टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम एक नरभक्षी बन के रह जाओगे बस, और कुछ नहीं, जो कि सोसाइटी ने बस एक कलन की तरह ही घूमता रहेगा, नथिंग एल्स। रीजन नंबर 3, बिकॉज यू लिव डबल स्टैंडर्ड्स। इंडियन मैन को मैं कहूँगा द मास्टर्स ऑफ दोगलापन। वैसे दोगलापन, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है। तुमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे इंडियन मैन हैं जो रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, जो बताते हैं कि इस दुनिया में, इस सोसाइटी में क्या क्या बुराइयां हैं, इस सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बट अगर तुम उनके कर्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो भी यही सोसाइटी का पार्ट है, वो भी यही चीज़ें कर रहे हैं जो सारी सोसाइटी कर रही है, वो वही चीज़ें दोहरा रहे हैं जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। दिस आर डबल स्टैंडर्ड्स वी आर लिविंग विथ। इमैनुअल कांट ने हमें अपनी हिपोक्रेसी, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स वाली, दोगलापन वाली जो सोच है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हमें वार्न किया था। उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया है कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा हिपोक्रेट हैं, ह्यूमंस के अंदर कितनी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ देम, क्योंकि ये हमें अपने अंदर भी सेल्फ अवेयर होने के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। जब हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि हम हिपोक्रेट हो सकते हैं, तो हम ये हिपोक्रेसी से बच सकें, ताकि जब हम लोग सोसाइटी में किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करें, सोसाइटी की कोई भी फ्लॉ को देखें, तो बस ये ना हो कि हम बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई चीज़ दिखे तो तुम उसके ऊपर एक्शंस लो, और इमीडिएट एक्शंस लो, इमीडिएट राइट एक्शंस लो, क्योंकि विदाउट एक्शन थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। थॉट्स इधर है, वो रियलिटी नहीं है। जब तक तुम वो थॉट्स को रियलिटी में नहीं लेके आओगे बाय डूइंग एक्शंस, वो चीज़ कभी भी मैटर नहीं करेगी। तो मेक श्योर तुम जो भी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हो सोसाइटी में, उसके खिलाफ तुम एक्शन जरूर लो। रीज़न नंबर 4, बिकॉज यू अवॉइड डीप थिंकिंग। लेट मी आस्क यू, वो पल लास्ट टाइम कौन सा था जब तुम शांति से बैठे हो, एक पेन और पेपर लिए हो, और शांति से डीप थिंकिंग कर रहे हो। वो जो सोच विचार है वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है। जो डीप थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो तुम किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो। क्या तुम कभी वो डीप थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर गए हो? क्या तुम अपनी एक डायरी लेके, एक पन्ना लेके बैठे हो और बस उसके ऊपर वाई 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 क्वेश्चनिंग करते 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 किसी एक सॉल्यूशन पे पहुंचे हो? नहीं ना। मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन को ये सिखाया नहीं गया, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डीप थिंकिंग का कोई भी महत्व नहीं है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डीप थिंकिंग का नामो निशान नहीं है। तुम कोई भी किताब उठा लो, बस हमें रटना सिखाया गया है। हमें बस ये सिखाया गया है कि मार्क्स कैसे लेके आने हैं, बट ये नहीं सिखाया गया है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके उसको हमें कैसे डाइसेक्ट करना है, कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमें कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। और क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तुम्हें कितने सारे वेरिएबल्स को देखना पड़ता है, तुम्हें कितने सारे वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है जब भी तुम क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड है, और हमें बचपन से ही ये नहीं सिखाया जाता। इसके वजह से ये हमारे लिए और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और ये बस एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ नहीं है, हम इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। हम लोग ये जो डीप थिंकिंग है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते हैं। वी डोंट डू मच वर्क अबाउट आवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और कांट ने हमारी यही लेज़ीनेस को एक्सपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम थिंकिंग को रेफ्यूज़ कर रहे हो तो तुम ह्यूमन होने को रेफ्यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुम अगर एवोल्यूशन में जाओ तो तुम समझोगे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ये जो दिमाग है, हमारी जो ये सोचने की शक्ति है, उसी ने हमें इस दुनिया में, इस ग्लोब में एक डोमिनेंट स्पीशीज बनाया है।
और अगर हम लोग सोचने के ऊपर ही फोकस नहीं करेंगे तो फिर हम ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, ये सोसाइटी ही कोलैप्स कर जाएगी। तो कांट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है रैशनैलिटी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि डीप थिंकिंग के अंदर हमें जाना चाहिए, हमें रैशनैलिटी के ऊपर जाना चाहिए, हमें रैशनल होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जब तुम कांट को पढ़ोगे तब तुम बहुत अच्छे से जानोगे। रीज़न नंबर 5, because you confuse freedom with doing whatever you want. This will hit you hard. बहुत सारे मर्द को, नॉट जस्ट मर्द, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि डिसिप्लिन के बिना, कोई भी सेल्फ कंट्रोल के बिना कुछ भी चीज़ करना। तुम कभी भी दारू पी रहे हो, तुम कभी भी पार्टीज पे जा रहे हो, तुम कभी भी जो भी तुम्हारा मन हो रहा है तुम वो कर रहे हो, जो कि साउंड अच्छा करता है कि तुम्हारा मन जो भी कर रहा है तुम वो करो। बट तुम्हें पता है तुम्हारा माइंड कैसा है, वो तुम्हें कैसी कैसी चीज़ें करने पे प्रेरित करते रहता है। वो तुम्हारा माइंड ही है जो तुम्हें स्टक रखता है, वो तुम्हारा माइंड ही है जो तुम्हें एडिक्शंस की ओर लेके जाता है, वो तुम्हारा माइंड ही है जो तुम्हें गलत चीज़ों के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करने को बोलता है। तो तुम सोलली तुम्हारे माइंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम सोलली अपने आप को सेल्फ कंट्रोल से फ्री नहीं कर सकते। और यही पास कांट ये जो फेक फ्रीडम है उसको एक्सपोज कर देते हैं। कांट कहते हैं कि फ्रीडम ये नहीं है कि तुम वो करो जो तुम्हारा मन करना है, फ्रीडम ये है कि तुम उस लॉ को, उस मोरालिटी को, उस वैल्यूज़ को तुम फॉलो कर सको जो तुमने खुद को दी है। और इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगता है, क्योंकि तुम खुद को ऐसी वैल्यूज़, ऐसे मॉरल्स नहीं देना चाहोगे जो तुम्हें सत्यानाश की राह पे ले चले, वो तुम नहीं चाहोगे, राइट? तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पिक करना पड़ेगा कि तुम्हारे मॉरल्स क्या हैं, तुम्हें किस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ पर कांट तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कांट का ये बहुत अच्छा कहना है कि अगर तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम फ्री नहीं हो। कांट बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि तुम फ्रीडम का मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे सेंसेस में जो भी है तुम वो करो। अगर तुम अपने सेंसेस के ही गुलाम रह जाओगे तो तुम कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे। तो अपने डिज़ायर्स, अपने प्लेजर, अपने ये सब चीज़ों को दूर रखो और अपने दिमाग में सेल्फ कंट्रोल लेके आओ, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही फ्रीडम की ओर लेके जाता है, द रियल फ्रीडम। रीज़न नंबर 6, बिकॉज यू हाइड बिहाइंड ट्रेडिशंस इंस्टेड ऑफ रीजनिंग। और ये बहुत ज़्यादा रियल है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। जब भी तुम कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करते हो इंडिया में, और अगर तुम अपने घर वालों से पूछ लो कि ये हम क्यों कर रहे हैं, बस तुम ये पूछ लो कि ये क्यों किया जा रहा है, तुम्हें ऐसी नज़रों से देखा जाता है जैसे कि तुमने कोई पाप कर दिया हो, तुमने जैसे कि कोई एक अनसेड रूल को वायलेट कर दिया है। तुम्हें बस सामने से ये आंसर आता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमारा ये ट्रेडिशन है, हम ऐसे ही हैं। तो इसके वजह से होता क्या है, इसकी सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो सिर्फ ओबे करते हैं, वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, वो कभी क्वेश्चनिंग, कभी भी रीजनिंग के ऊपर जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डालती है कोई भी चीज़ को फॉलो करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि जब तक तुम रीजनिंग नहीं करोगे, जब तक तुम क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, तब तक तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, विच इज़ अ हार्श ट्रूथ। और ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो कोई भी फेथ हो सकता है, वो कोई भी रिलीजन हो सकता है, वो कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके वजह से अपनी जान तक गंवा देते हैं, उन्हें एंड तक पता नहीं चलता कि वो किसी चीज़ के गुलाम हैं। कांट यही पास आते हैं और इस ट्रेडिशंस के पीछे छुपने वाली चीज़ को, थिंकिंग को कहते हैं दी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, दी रिफ्यूजल टू योर ओन रीजनिंग। कांट कहते हैं कि रियल इनलाइटनमेंट, जो अपनी रियल निर्वाणा है, मोक्ष है, जो भी तुम कहो, ये जो रियल इनलाइटनमेंट है वो तुम्हें तभी मिल पाएगी जब तुम अपने बारे में सोचोगे, जब तुम रीजनिंग करना चालू करोगे, क्योंकि विदाउट रीजनिंग तुम ह्यूमन ही नहीं रहोगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी ह्यूमन सोसाइटी, हमारा जो एवोल्यूशन ही इस वजह से हो पाया है क्योंकि हमने अपनी रीजनिंग के ऊपर ध्यान दिया, हमने अपनी थिंकिंग के ऊपर ध्यान दिया, तभी आज
ये जो ह्यूमंस है, इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी ज़्यादा डोमिनेंट स्पीसीज बन पाए इन द वर्ल्ड। तो इसलिए तुम्हें क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन इफ तुम्हें अपने ट्रेडिशंस को भी क्वेश्चन करना पड़े, क्योंकि ट्रेडिशन में विजडम हो सकती है। मैं ये चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ट्रेडिशन में विजडम नहीं हो सकती, ट्रेडिशन में विजडम हो सकती है, बट विदाउट क्वेश्चन इट्स जस्ट BS। क्योंकि अगर तुम उससे रीजनिंग ही नहीं कर सकते हो तो फिर उसका मतलब ही क्या है। और लेट मी टेल यू, अगर वो ट्रेडिशन में रियल में विजडम है तो तुम उसको रीजनिंग करके भी फॉलो करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी रीजनिंग के ऊपर भी खड़ा उतरेगा। अगर वो ट्रेडिशन सही में एक विजडम वाली ट्रेडिशन है तो तुम्हें कांड ही सिखाएंगे कि तुम्हें अपनी इंटेलेक्चुअल लेजीनेस को छोड़ना है और तुम्हें एक निर्वाणा, एक इनलाइटनमेंट के पाथ के ऊपर जाना है। एंड दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस, बट अब से मैं थोड़ा रेगुलर रहने का ट्राई करूँगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हें ये 6 रीजंस वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो भी एक फिलोसोफर के ऊपर होनी चाहिए। बट डोंट वरी, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सो टिल देन इमैनुअल कांट को पढ़ो और अपने लाइफ में ग्रो करो। आई होप दिस हेल्प्स।